हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन आवर चैनल फिजिक्स तड़का। तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियल स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। इन द अर्लियर लेक्चर वी हैव डिस्कस सम another application of Schrodinger equation, that is particle in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension box, and we had solved many problem on that topic in the separate video. In today's video, we are going to discuss about the most important application of Schrodinger equation, that is potential step, a step kind of potential. So we have taken a step kind of potential here. This potential at x is equal to 0, the value of potential is suddenly rises to V naught, and before x is equal to 0, it is 0. And after x is equal to 0, it is going to be V naught. It has taken to be V naught. That kind of potential is said to be step potential. So the potential we have taken, Vx is equal to 0 for x less than equal to 0, x less than 0, एंड वी एक्स की वैल्यू वी नोट होगी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास स्टेप काइंड ऑफ पोटेंशियल है। तो अब मान लो लेट्स से वी हैव ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी E। एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E है। इट इज़ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी ये इस यहाँ देखो दो केस, हमें बेसिकली करना क्या है यहाँ पे, हमें पार्टिकल का वेव फंक्शन प्रेडिक्ट करना। वी हैव टू प्रेडिक्ट द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, जैसा कि हमने लास्ट अर्लियर वीडियो में किया है। जैसे कि हमने 1 डायमेंशन बॉक्स में 3 डायमेंशन, हमें प्रेडिक्ट करना है पार्टिकल का वेव फंक्शन कैसा होगा अलग अलग रीजन में। यहाँ देखो बेसिकली दो रीजन है, द रीजन फर्स्ट एंड रीजन सेकेंड। दिस इज रीजन फर्स्ट, दिस इज रीजन सेकेंड। अब देखो यहाँ दो पॉसिबल केस बन सकते हैं। यदि पार्टिकल पहला केस होगा, देर आर पॉसिबिलिटी ऑफ टू केस इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन वी नॉट, दिस इज आवर फर्स्ट केस, एंड सेकेंड केस एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन वी नॉट। तो हमारे पास देर आर टू पॉसिबिलिटी। फर्स्ट, पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नॉट हो सकती है, पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट हो सकती है। हम दोनों के लिए सोल्व करेंगे, पार्टिकल का वेव फंक्शन फाइंड करेंगे, और हम यहाँ देखो हम फाइंड करेंगे बेसिकली रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। पार्टिकल आ रहा है और पोटेंशियल को फेस करेगा, इट विल गोइंग टू फेस ए पोटेंशियल। if its energy is less than the potential, it will reflect from that potential, and if its energy is greater than the potential, it will transmit this potential, it will transmit through this potential if its energy is greater than v naught। यदि उसकी एनर्जी v naught से ज़्यादा है तो वो आराम से गुजर जाएगा, और उसकी एनर्जी कम है v naught से, वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम फाइंड करेंगे व्हाट आर द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड व्हाट आर द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर बोथ द केसेस इन इफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन वी नॉट एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन वी नॉट। देखो पहले केस में देखो एनर्जी लेस देन है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि 100% वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी देखो, पार्टिकल की एनर्जी है पोटेंशियल से कम है तो वो आएगा और रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। और सेकंड केस में उसकी एनर्जी हाई है, मान लो ये उसकी एनर्जी है, ये पार्टिकल है, तो वो आएगा और सीधा निकल जाएगा, मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो 1 होगा। फर्स्ट केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, और इन दोनों का जो सम है टोटल वो 1 होना चाहिए, तो एक को 0 होना पड़ेगा यदि दूसरा 1 है तो यही सब हमें यहाँ फाइंड करना है। तो हम यूज़ करेंगे देखो श्रोडिंगर इक्वेशन। पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। We'll start from the first case if the particle energy is less than V naught. So what is the Schrodinger equation? So we have Schrodinger equation minus h cut square over 2m, one dimension Schrodinger equation, time independent, d square psi over dx square plus v psi is equal to e psi. This is one dimension independent, time independent Schrodinger equation. Why we are using time independent Schrodinger equation? Because potential we have taken is time independent potential. So that's why we are using the time independent Schrodinger equation. So this is time independent Schrodinger equation. We will use this equation to solving the solution of particles wave function.
सो इन बोथ द रीजन, जो दोनों रीजन हैं, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन, इन बोथ द रीजन द श्रोडिंगर इक्वेशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज द पोटेंशियल हैज टेकन टू बी डिफरेंट. So in the first reason the Schrodinger equation we have minus h cut square over 2m d square psi over dx square. जो फर्स्ट रीजन है उसमें पोटेंशियल जीरो है, जीरो, एंड द पार्टिकल वेव फंक्शन इज इन द फर्स्ट रीजन वी हैव टेकन psi 1 एंड इन द सेकंड रीजन वी हैव टेकन द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज psi 2. लेट्स से इट इज psi 1 एंड psi 2. सो इन द फर्स्ट रीजन पोटेंशियल इज जीरो, सो इट इज गोइंग टू बी जीरो ई psi 1, और जो पार्टिकल की एनर्जी है वो सेम रहेगी, चाहे रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड हो. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, psi 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me ओवर एच कट स्क्वायर psi 1 इक्वल टू जीरो. ये जो टर्म है वी हैव टेकन दिस टर्म के स्क्वायर, तो डी स्क्वायर, सो दिस इक्वेशन इज कम आउट टू बी के स्क्वायर psi 1 इक्वल टू जीरो. This is second order differential equation. It has a complex root t is equal to plus minus iota k, and you know the what is going to be the solution of this equation. It is basically the solution of this equation is oscillatory solution. This kind of solution, a e to the power iota kx plus b e to the power minus iota kx. यहाँ पे जो a and b है some constant है. This is oscillatory solution. The particle wave function in the first region is oscillatory. Because it is a wave, if there is no potential it is behave like a free particle. In the first region the particle is free particle, it is the solution of free particle, it is not facing any kind of potential, so we can say that this particle is a free particle. So in the second region, this is the first equation we have. और सेकंड रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, देखो सेकंड रीजन के लिए सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन. देखो इन इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट. सेकंड रीजन में जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो होगी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर psi 2 डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नोट psi सेकेंड इक्वल टू ई psi सेकेंड. तो इस कम आउट टू बी डी स्क्वायर psi सेकेंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m e h कट स्क्वायर माइनस वी नोट psi सेकेंड इक्वल टू जीरो. दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन इन सेकेंड रीजन. अब देखो इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल की एनर्जी है वी हैव टेकन द एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इज लेस देन वी नोट, सो दिस टर्म इज नेगेटिव. वी हैव टू मेक दिस टर्म पॉजिटिव एंड आफ्टर दैट विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. हाउ कैन वी मेक दिस टर्म नेगेटिव? We just put negative outside 2m, switch the position of E naught and V, h cut square psi second is equal to 0 d square psi second d x square. So let's say this term is alpha square, we have taken this term alpha square. Now it's going to be d square psi second डी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर psi second is equal to 0. So that is the second order differential equation, and the roots of this equation is going to be real because there is negative sign, and if we find the root of this equation we are getting the positive root plus minus alpha. So what are the solution of this equation? You know, the solution of this equation psi second is equal to c e to the power alpha x plus d e to the power minus alpha x. So it's kind of exponential solution we are getting from the second region, and in the first region we are getting some kind of oscillatory solution. Why oscillatory? Because particle is free particle in the first region. In the second region particle is not free because it's facing some kind of potential. Due to this potential, if particle cross this potential it exponentially goes down. Why it is exponentially goes down? Because the energy of the particle is less than this potential, so it exponentially goes down. That's why we are getting the exponential solution. So we have to modify the solution again, because at x tend to infinitive psi second, in the psi second there are two terms. The first term is going to be infinitive, it is going to be infinitive.
एक्स। एक्स टेंड टू इन्फिनेटिव के लिए ये टर्म इन्फिनेटिव पे जा रही है और ये टर्म जीरो पे जा रही है, और हमें क्या चाहिए, देखो फिजिकली कौन सा वैलिड है, एक्स टेंड टू इन्फिनेटिव पे पार्टिकल है वो, उसका जो वेव फंक्शन है वो जीरो हो जाना चाहिए, बिकॉज द पार्टिकल एनर्जी इज लेस देन वी नॉट, इट कैन नॉट गो टू इन्फिनेटिव, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो इन्फिनेटिव पे जा सके, तो वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए एक्स टेंड टू इन्फिनेटिव पे। लेकिन इसमें से कौन सा पार्ट है जहाँ पर जिस जो वेव फंक्शन जीरो हो रहा है वही वैलिड होगा, तो ये पार्ट है, ये एक्स टेंड टू इन्फिनेटिव पे जीरो हो रहा है, ये एक्स टेंड टू इन्फिनेटिव जा रहा है, तो हम सी की जो वैल्यू है वो नेगलेक्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पे सी को जीरो पुट कर देंगे, सी इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास जो साई सेकंड आएगा वो आएगा डी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। तो हमारे पास बेसिकली, इसको नोट कर लो, इसको मैं रब कर देता हूँ, तो हमारे पास बेसिकली दो सॉल्यूशन है। रीजन फर्स्ट में जो सॉल्यूशन है हमारे पास साई फर्स्ट ए ई टू द पावर आई के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, और साई सेकंड है हमारे पास डी, सी को तो जीरो कर दिया, डी ई टू द पावर अल्फा एक्स, और अल्फा है हमारे पास, सॉरी अल्फा स्क्वायर है हमारे पास, ये है हमारे पास अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर हमारे पास 2m वी नॉट माइनस ई ओवर एच कट स्क्वायर, और के है स्क्वायर है हमारे पास 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ द बाउंड्री कंडीशन, बिकॉज दिस वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन इट इज कंटिन्यूस एट दिस बाउंड्री, this at x is equal to 0, it has to be continuous to satisfy to belong to a acceptable wave function for the particle. Acceptable means it has a certain property, like it is continuous at the boundary, its first derivative should also be continuous at the boundary, this kind of property it should have to follow the to belong to the a acceptable wave function. So we'll use boundary condition here. So what are the boundary condition? Psi 1 is equal to psi 2 at x is equal to 0, at the boundary it should be equal, and its first derivatives also should be equal at the boundary, and its first derivatives also should be equal at the boundary. तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन यूज़ करो, तो इन दोनों इक्वेशन में तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, पहली बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू डी, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन पहले डेरिवेटिव लो आयोटा के a माइनस बी माइनस अल्फा डी, ये दो इक्वेशन आएगी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इनका यूज़ करेंगे हम बाद में। देखो हमें बेसिकली फाइंड करना है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास आर, इट इज़ द रेशियो ऑफ probability density, probability current density of the reflective wave function and the probability current density of the incidence wave function. The reflection coefficient is basically the ratio of the probability current density of the reflecting wave function and the probability current density of the incidence wave function. In this equation there are two wave functions, it is combination of two wave function, this is reflection part and this is incidence part. Incidence part में particle is going from left to right, this is incidence wave function, and e to the power minus iota alpha kx मतलब जो particle है it is reflecting from the boundary, that is reflecting wave function and the incidence wave function. So reflection coefficient is basically ratio of the probability current density for the reflecting wave function and the probability current density for the incidence wave function. And the mathematical formula for J in general h cut 2im psi star del psi minus psi del psi स्टार, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। हमने ये डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, अर्लियर वीडियो में, जहाँ पे हमने कंप्लीट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे जब जे आर लिखेंगे हम इसको साई आर लिख देंगे, और जो साई आर है हमारे पास वो होगा बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, और साई आई हमारे पास होगा इंसिडेंस वेव फंक्शन ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स, और ट्रांसमिशन होगा हमारे पास डी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द ट्रांसमिशन वेव फंक्शन एंड द इंसिडेंस वेव फंक्शन। सो दिस इज द रेशियो। तो यहाँ से देखो क्या होगा, जब ये वैल्यू है तुम पुट करोगे
साई आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, जे आर कैलकुलेट करोगे, साई आई की वैल्यू पुट करोगे, जे आई कैलकुलेट करोगे, जे आर कैलकुलेट करोगे, जे आई कैलकुलेट करोगे, जे टी कैलकुलेट करोगे, और इनकी वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो तुम देखोगे ये आएगा हमारे पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और डी स्क्वायर, इट इज़ कम आउट टू बी जीरो। जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएगा वो जीरो आएगा, जो आर आएगा वो आएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू वन होगी। वो हम प्रूफ करेंगे कैसे, ये वन होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बेसिकली जीरो होगा, क्योंकि जे टी की वैल्यू यहाँ जीरो होगी। जे टी जीरो क्यों होगा, देखो जे टी है एक रियल वेव फंक्शन है, ये देखो जे टी है जो साई टी है, जो ट्रांसमिशन वेव फंक्शन है वो रियल है। रियल होने का मतलब किसी भी रियल वेव फंक्शन के लिए जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी वो जीरो होगी, प्रोबेबिलिटी फ्लो नहीं करेगी फॉर ए रियल वेव फंक्शन, ठीक है। तो इनसाइड दिस पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी इज नॉट फ्लोइंग, ठीक है, फॉर द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो ये जो वैल्यू होगी जे टी की, देखो रियल वेव फंक्शन के लिए एच कॉट ओवर टू आई एम साई टी स्टार डेल साई टी डेल साई टी स्टार। अब देखो फॉर रियल वेव फंक्शन, यदि वेव फंक्शन रियल है तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो इसके खुद के इक्वल होगा। यदि ऐसा है तो ये दोनों टर्म सेम आएगी और ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें चाहिए वैल्यू बी और ए की, या बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए। तो हम वो ये दोनों इक्वेशन है, यहाँ से बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। फिर हम उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, उसका क्या फॉर्मूला आ रहा है और उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तो फॉर श्योर जीरो होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको मैं रब कर देता हूँ। ए प्लस बी इक्वल टू डी आयोटा के ए माइनस बी इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डी, ये दो इक्वेशन है। देखो इसको डी को हमें रिमूव करना है, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो डी है वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आएगा आयोटा के प्लस अल्फ़ा ए माइनस आयोटा के माइनस अल्फ़ा बी इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो यहाँ से b क्या आएगा, b आएगा हमारे पास आयोटा के प्लस अल्फ़ा आयोटा के माइनस अल्फ़ा इंटू ए। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट r क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स में होगा बी स्टार बी, क्योंकि बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें स्टार करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इन प्रोडक्ट नहीं कर सकते। इन द क्वांटम मैकेनिक्स we cannot directly multiply two numbers. If it is real we can do this, if it is not real it is complex quantity, so we have to take first the complex conjugate of this number and then after that we have to multiply these two number. So a star a, so it's come out to be we have to take the complex conjugate of this b first. Its complex conjugate is going to be b star is equal to minus iota k plus alpha माइनस आयोटा के माइनस अल्फ़ा इंटू ए स्टार। सो वी कैन राइट दिस एज अल्फ़ा माइनस आयोटा के माइनस अल्फ़ा प्लस आयोटा के, माइनस ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये आएगा आयोटा के माइनस अल्फ़ा ए स्टार। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्टार, यहाँ पुट करो बी स्टार की वैल्यू। बी स्टार है आयोटा के माइनस अल्फ़ा आयोटा के प्लस अल्फ़ा इंटू ए स्टार, और इंटू बी है हमारे पास आयोटा के प्लस अल्फ़ा आयोटा के माइनस अल्फ़ा ए, और नीचे है ए स्टार ए। तो ए स्टार से ए कैंसिल हो जाएगा, आयोटा के ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा वन। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आएगा हमारे पास वन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है हमारे पास जीरो। तो जो टोटल होगा r प्लस टी, इनका जो सम होगा वो टोटल वन होगा, वन प्लस जीरो इक्वल टू वन। मतलब पार्टिकल का जो रिफ्लेक्शन टोटली रिफ्लेक्टेड होगा पार्टिकल है, बिकॉज द पार्टिकल एनर्जी वी हैव टेकन इज लेस देन द पोटेंशियल। इफ इट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल देन द केस विल बी डिफरेंट, बट इन दिस केस the particle is totally reflected from the boundary, it will reflect from this boundary completely. But probability of getting the particle in the second region is not zero.
देर आर सम पॉसिबिलिटी इन क्लासिकल केस, यदि हम क्लासिकल केस की बात करें तो प्रोबेबिलिटी जीरो होगी पार्टिकल की सेकंड रीजन में, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात करें तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी, देर आर सम पॉसिबिलिटी दैट वी कैन फाउंड द पार्टिकल इन द सेकंड रीजन. So what are the probability density of the particle? So probability density of the particle in second region. Probability density का फॉर्मूला पता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला ऑफ probability density psi t star psi t, and psi t is d star e to the power minus अल्फ़ा x प्लस इंटू रियल वेव फंक्शन है d e to the power माइनस अल्फ़ा x, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर e to the power माइनस 2 अल्फ़ा x. So this is the probability density for the particle in second region. It is exponentially going down. Why it is exponentially going down? Because the energy of the particle is less than the potential. We have taken this, so that's why it's going down, because exponentially goes down. Probability density is exponential. At some point it's going to be zero. Because the energy of particle is less than potential, and this probability density of particle in the second region depend upon the value of alpha. वैल्यू कम होगी, और अल्फ़ा की वैल्यू डिपेंड करती है, जो अल्फ़ा है हमारे पास वो है अल्फ़ा स्क्वायर 2m v नॉट माइनस ई. v की वैल्यू, v नॉट की वैल्यू e से जितनी ज़्यादा होगी, अल्फ़ा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, पोटेंशियल उतना ही हाई होगा, तो तेज़ी से पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इफ द पार्टिकल एनर्जी इज लेस देन वी नॉट. तो यहाँ से हमें देखो क्या पता लगा हमें यहाँ से, तो जो पार्टिकल है वो फर्स्ट रीजन में, तो ये हमारे पास पोटेंशियल था इस टाइप का, तो फर्स्ट रीजन में तो पार्टिकल, ये एनर्जी थी पार्टिकल की लेस देन, तो फर्स्ट रीजन में पार्टिकल ऑसिलेटरी होगा, सेकेंड रीजन में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा. ये ऑसिलेटरी वेव फंक्शन होगा, फ्री पार्टिकल के जैसे मान सकते हैं हम, इट इज़ ए फ्री पार्टिकल. इन द सेकेंड रीजन इट इज़ एक्सपोनेंशियली गोइंग डाउन, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, बट देयर आर सम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पार्टिकल इन सेकेंड रीजन. इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी. This fact justify the uncertainty, Heisenberg uncertainty principle. Using Heisenberg uncertainty principle, we can justify this fact. Why there is some probability of particle in the second region, and in classical there is no uncertainty. So the particle, the probability of particle in getting in the second region is always going to be zero. In classical mechanics, classical point of view. But in quantum point of view, there is some probability of getting the particle in second region also. This fact we can justify from the Heisenberg uncertainty principle. At the same time, we cannot determine the position and position and momentum at the same time. We cannot simultaneously observe the position and momentum of the particle. So that's why we are getting this kind of result. सो नाउ वी डिस्कस दी सेकेंड केस. अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड केस के बारे में, यदि पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट है, पोटेंशियल से ज़्यादा है. सेकेंड केस में देखो पार्टिकल की जो एनर्जी है इट इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, पोटेंशियल से ज़्यादा है. सो द पोटेंशियल हैज़ टेकन दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल वी नॉट, एंड द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल. सो दिस इज द केस वी हैव टू सॉल्व. So Schrodinger equation, there are two reasons basically. Similarly, in the previous case we have discussed the reason first where the potential is zero, and in the reason second there are potential v naught. So for the first reason, the Schrodinger equation is going to be minus h cut square 2m d square psi first dx square plus 0 e psi first. The solution of this equation is same as the earlier we have discussed. Psi first is equal to a e to the power iota kx plus b e to the power minus iota kx. It is oscillatory because the particle is still free in the first region. The particle is free particle in the first region. That's why we are getting the oscillatory solution. But in the second region, this is particle, our part.
In second reason, we can predict the solution of this particle is still oscillatory because the energy of particle is greater than v naught, and mathematically we are also getting the same thing, ठीक है। तो देखो सेकंड रीजन में जो पार्टिकल है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m टी स्क्वायर साई सेकेंड डी एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल वी नॉट साई सेकेंड ई साई सेकेंड। सो इट्स दिस इक्वेशन इज कम आउट टू बी साई सेकेंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई माइनस वी नॉट साई सेकेंड h cut square is equal to 0, and this term, let's say this term is k prime, this term is k prime square, we have taken this term as k prime square. So because the energy of particle is greater than v naught, so this term is positive term, d square psi second dx square plus k प्राइम स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा साई सेकेंड वो होगा ओसिलेटरी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, सी ई टू द पावर आयोटा के प्राइम एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस आयोटा के प्राइम एक्स। अब देखो जो पार्टिकल है वो उसकी एनर्जी हायर है वी नॉट से, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ओनली ट्रांसमिशन होगा। पार्टिकल है वो लेफ्ट टू राइट चलेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इट विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ बाउंड्री दैट इज हायर देन दिस एनर्जी। सो डी हैज़ टू बी 0, जो डी की वैल्यू होगी वो 0 होगी क्योंकि कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है। तो जो साई सेकेंड होगा वो होगा सी ई टू द पावर आयोटा के प्राइम एक्स। क्योंकि दी लेस एनर्जी होती पार्टिकल की तो हम कह सकते थे, देखो रिफ्लेक्शन पार्ट हमने बेसिकली इसमें कंसीडर कर लिया है फर्स्ट रीजन में। देखो रिफ्लेक्शन है वो फर्स्ट रीजन में हमने कंसीडर कर लिया है, ये वाला रिफ्लेक्शन पार्ट है फर्स्ट रीजन में, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया। लेकिन जब इसमें एंटर कर गया उसके बाद यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं है। यदि इस काइंड ऐसा कुछ अलग से कोई पोटेंशियल होता रास्ते में बीच में तो हमारे पास ये टर्म भी रहती, ये भी सर्वाइव करती, लेकिन इस टाइप का पोटेंशियल नहीं है हमारे पास। ये कंटिन्यूस पोटेंशियल है, एक बार ये पोटेंशियल में एंटर कर गया उसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी अलग से कोई भी पोटेंशियल ये फेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये सीधा चलता रहेगा, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आगे। यहाँ पॉसिबिलिटी है देयर इज ए रिफ्लेक्शन, वो इसमें आ गया बी टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, बट उसके बाद रिफ्लेक्शन नहीं होगा कहीं भी, तो ये टर्म हमें नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। तो साई सेकंड आएगा सी ई टू द पावर आयोटा के प्राइम एक्स। तो यहाँ बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, फिर वही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, सो द बाउंड्री कंडीशन साई फर्स्ट साई सेकंड एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये आएगा ए प्लस बी इक्वल टू सी। सेकेंड केस में आयोटा के ए माइनस बी इक्वल टू आयोटा के प्राइम सी, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आएगी। तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा बेसिकली हमने डिफाइन किया जे आर अपॉन जे आई, इसका फॉर्मूला पता है जे आर का तुम्हें, जे आर में ये वेव फंक्शन रखना है, जे आई में ये वेव फंक्शन रखना है और जे टी में ये वेव फंक्शन रखना है, ट्रांसमिशन वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये आएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसको सोल्व करके देखना, ठीक है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएगा जे टी ओवर जे आई और इट कम आउट टू बी सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो हमें बेसिकली क्या करना है, बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए कैलकुलेट करनी है और सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए कैलकुलेट करनी है और उनकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है और देखना है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होगा यदि पार्टिकल की एनर्जी इज वेरी हाई, इट इज़ वेरी हाई देन द पोटेंशियल वी नॉट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कब 0 होगा, जो पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है पोटेंशियल से। यदि दोनों सेम है E इक्वल टू वी नॉट, स्टिल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज गोइंग टू बी 1, बट इट्स एनर्जी इज वेरी हाई देन द पोटेंशियल, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज गोइंग टू बी 0 एंड द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज गोइंग टू बी 1। सो इन जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का। देखो क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास,
देखो बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो के प्राइम से, माइनस ले लो दोनों साइड और दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, माइनस के प्राइम ए माइनस के प्राइम बी प्लस के ए माइनस के बी इक्वल टू 0। तो ए वाली टर्म के माइनस के प्राइम ए प्लस माइनस के प्राइम बी इक्वल टू 0। तो बी आ जाएगा यहाँ पे, इट इज़ के प्लस के प्राइम। सो इस कम आउट टू बी के माइनस के प्राइम ओवर के प्लस के प्राइम इंटू ए। ये बी की वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस बी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और सी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ ए। सी की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें बी को रिमूव करना पड़ेगा। बी को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको के से मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्ट ऐड कर दो तो ये आएगा हमारे पास 2ka इक्वल टू के प्लस के प्राइम सी। तो सी आएगा हमारे पास 2k प्लस के प्राइम ए। सी की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पुट करो। देखो दोनों रियल क्वांटिटी है, बी और सी दोनों रियल क्वांटिटी है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास होगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को 4JT/JI का रेशियो लोगे तो ये आएगा हमारे पास 4k प्राइम। देखो यहाँ पे JT कैसे निकालोगे तुम, JT निकालोगे h कट 2im और इसको सोल्व करोगे तुम साई टी स्टार डेल साई टी माइनस साई टी डेल साई टी स्टार, ये सोल्व करोगे JI निकालोगे तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 4k प्राइम ओवर k प्लस के प्राइम होल स्क्वायर, क्योंकि जो साई टी स्टार है वो है k प्राइम की टर्म में c e⁻i k प्राइम x और साई आई है हमारे पास a e⁻i k x। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करोगे टी में, ठीक है, JT की और JI की, यहाँ से JT JI कैलकुलेट करके यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा 4, ये सोल्व करके देखना, ठीक है, इसको मैथमेटिकल है 4k प्राइम k प्लस के प्राइम होल स्क्वायर। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है k माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमने निकाला है देखो JR/JI से, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों कोफिशिएंट होंगे और देखो यहाँ पे जो k है हमारे पास वो है 2me/h कट स्क्वायर k स्क्वायर और k प्राइम स्क्वायर है हमारे पास 2me-v0/h कट स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और देखो क्या आएगा और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आएगा, इन दोनों का जो सम होगा वो देखो क्या आएगा, r+t का सम 1 होना चाहिए। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का जो सम है इट इज़ गोइंग टू बी 1। Why it is going to be 1? Because the total coefficient is if either particle is reflected or it is going to be transmitted. There is no other possibility, ठीक है, rather than these two case. So we directly add these two quantity k minus k prime whole square plus 4k prime plus 4k prime upon k plus k prime whole square. So it is come out to be k square plus k prime square minus 2k prime plus 4k prime k plus k prime whole square। तो यहाँ से देखो ये प्लस का 4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस का 2 रह जाएगा यहाँ पे और इसको हम लिख सकते हैं k प्लस के प्राइम होल स्क्वायर अपॉन k प्लस के प्राइम होल स्क्वायर। सो इज गोइंग टू बी 1। तो जो टोटल सम होगा इनका वो 1 के इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है, R और T को एनर्जी और पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना। वी हैव टू राइट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल एनर्जी एंड द पोटेंशियल दैट वी हैज़ टेकन एज V0, ठीक है। सो k आ जाएगा बाहर k स्क्वायर 1 माइनस के प्राइम ओवर k होल स्क्वायर, के स्क्वायर यहाँ से ही बाहर आ जाएगा 1 प्लस के प्राइम ओवर के होल स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं हम इसको, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो के प्राइम ओवर के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो के प्राइम ओवर के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास e माइनस V0/e।
ई माइनस वी नॉट ओवर ई आएगी हमारे पास के प्राइम ओवर के की वैल्यू ही, इसको यहाँ पुट करना है। 1 माइनस ई माइनस वी नॉट ओवर ई होल स्क्वायर 1 प्लस ई माइनस वी नॉट ओवर ई होल स्क्वायर। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, रूट ई माइनस वी नॉट होल स्क्वायर रूट ई प्लस वी नॉट होल स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में डायरेक्ट हम देखो यहाँ से हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है 4k के प्राइम के प्लस के प्राइम होल स्क्वायर। देखो इसको हम लिख सकते हैं 4k के प्राइम के बाहर निकालेंगे तो के स्क्वायर होगा, बाहर आके के स्क्वायर 1 प्लस के प्राइम ओवर के होल स्क्वायर। एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा तो 4k प्राइम ओवर के 1 प्लस के प्राइम ओवर के होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं के प्राइम ओवर के की, तो ये हमारे पास देखो क्या आएगा, के प्राइम ओवर के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 4 के प्राइम ओवर के हमारे पास ई माइनस वी नॉट ओवर रूट ई अपॉन 1 प्लस ई माइनस वी नॉट, एलसीएम ले लेंगे हम, रूट ई प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नीचे एक टर्म है हमारे पास के प्राइम ओवर के की वैल्यू रखी हमने ये वाली रूट ई का स्क्वायर, ई बाहर आ जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा तो इनटू ई। ठीक है, ये वाला होगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू ई माइनस वी नॉट इंटू ई अपॉन रूट ई प्लस ई माइनस वी नॉट होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा और ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा। अब देखो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, यदि ई की वैल्यू, देखो हमने इस टाइप का पोटेंशियल लिया था, इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसको और एलुब्रेट करते हैं इसको। देखो इसको रब कर देता हूँ मैं। देखो हमारे पास ये पोटेंशियल था वी नॉट, ये पार्टिकल था जिसकी एनर्जी ग्रेटर थी। ठीक है, अब देखो जब इसमें एक केस बन सकता है जब E इक्वल टू वी नॉट हो, तब क्या, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे भी माइनस साइन था क्योंकि के प्राइम ओवर के का रेशियो था हमारे पास E माइनस वी नॉट ओवर ई, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी सही है, हाँ माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो देखो जब E इक्वल टू वी नॉट होगा तब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा 1 के इक्वल। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट डायरेक्टली जीरो हो जाएगा E इक्वल टू वी नॉट, और इन दोनों का जो सम है वो अभी भी 1 के इक्वल होगा। जब E की वैल्यू V से बहुत ज़्यादा हाई होगी, सेकंड केस हो सकता है जब E की वैल्यू V से बहुत ज़्यादा हाई हो, मतलब पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे जीरो होगा। जब E की वैल्यू वी नॉट से बहुत ज़्यादा हाई हो तो वी नॉट को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो रूट ई माइनस रूट ई, तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाएगा और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये सेम आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे वाले। ठीक है, रूट ई प्लस रूट ई, 2 रूट ई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास रूट ई इंटू ई स्क्वायर, तो ऊपर है 4e, नीचे भी हो जाएगा 4e, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएगा वो 1 आएगा, तो जो टोटल सम होगा वो अभी भी 1 के इक्वल होगा। तो एनर्जी बहुत हाई है तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 होगा, और जब एनर्जी है वो वी नोट के इक्वल है या वी नोट से लेस है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का। देखो कैसा ग्राफ होगा, देखो ये मान लेते हैं हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है R। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या था हमारे पास,
देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था हमारे पास रूट ई माइनस वी नोट रूट ई प्लस रूट ई माइनस वी नोट होल स्क्वायर, ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ये 1 कब होगी? जब ई की वैल्यू वी नोट के इक्वल है। ये मान लो एनर्जी का ग्राफ है, ये एनर्जी है, और एनर्जी की वैल्यू यदि वी नोट होती है तो उस टाइम तक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। जब ई लेस देन वी नोट है तो भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। अब ई वी नोट के इक्वल है, उस टाइम तक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है। अब जैसे ही एनर्जी की वैल्यू वी नोट से ज़्यादा होती है, इस रीजन में एनर्जी की वैल्यू वी नोट से ज़्यादा है, तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, जब एनर्जी की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0। देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पे। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, जब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 है। जैसे ही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कम होना स्टार्ट हुआ, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और एक पॉइंट पे जाके ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ पे t=1 होगा, जहाँ पे एनर्जी की वैल्यू वी नोट से बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के ग्राफ होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्टेप पोटेंशियल। इसमें हमने दो केस किए, ई लेस देन वी नोट, ई ग्रेटर देन वी नोट। दोनों के लिए हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड किए, वेव फंक्शन फाइंड किए। ठीक है, अब इन पे न्यूमेरिकल करने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे बाद में एक और केस करेंगे, फिर हम उसके एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे। एक श्रोडिंगर इक्वेशन की एक अदर एप्लीकेशन है जो करेंगे हम। ठीक है, जो पोटेंशियल बैरियर है, उसके बाद हम दोनों के एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे, दोनों को एक साथ क्वेश्चन करेंगे।